हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल पांडे एंड आज आप सभी का वन स्टॉप करंट अफेयर्स में स्वागत है। मैं यहाँ पे आपके साथ रोज सुबह 8:30 बजे सोमवार से लेकर शनिवार तक जुड़ूंगा, लेकिन क्योंकि मैं अभी नया हूँ यूट्यूब की दुनिया में, तो मुझे मेरे अ, शुरुआती कुछ एपिसोड इसी प्रकार से करने पड़ेंगे। बहरहाल मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन कल सुबह 8:30 बजे मैं आपके साथ अवश्य जुड़ूंगा। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि वन स्टॉप करंट अफेयर्स का आखिर मोडस ऑपरेंडी क्या है, यानी किस तरीके से वन स्टॉप करंट अफेयर्स फंक्शन करेगा। सो मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि वन स्टॉप करंट अफेयर्स का एक बहुत ही सीधा सीधा मोडस ऑपरेंडी है। वो ये है कि हम वन स्टॉप करंट अफेयर्स में आपका जो ये हिंदू न्यूज़पेपर है, जो कि सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही जरूरी पेपर है, न्यूज़पेपर है जिसे पढ़ना सारे स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को पढ़ना पड़ता है। वो हम 20 मिनट में उसके जो इम्पोर्टेंट न्यूज आइटम्स जो कि बहुत जरूरी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उसे हम खत्म करेंगे। 20 मिनट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली आप जो न्यूज एनालिसिस देखते हैं वो लगभग काफी लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वन स्टॉप करंट अफेयर्स यानी हमारा जो आइडिया है वो ये है कि हम इसे जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे खत्म करें, क्योंकि अब एग्जाम्स भी करीब हैं, प्रीलिम्स की डेट भी नजदीक है, और आप जानते ही हैं कल ही अभी मेंस का रिजल्ट भी आया है। और ऐसे टाइम में, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स आप सभी लोग बहुत ओवरलोडेड होते हो अपनी किताबों के बोझ तले, ऐसे समय में मुझे लगता है कि जितना करंट अफेयर्स को स्क्वीज डाउन करके हम लोग जितना आसानी से बता सकते हैं उतना हमारी कोशिश रहेगी। तो चलिए आज के हिंदू अखबार के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज जो आपके सिविल सर्विस एग्जाम से रिलेटेड हैं और जो बहुत ही जरूरी हैं उसे हम देखते हैं। जैसे आज की चार प्रमुख खबरें जो हैं वो ये हैं कि सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो 48वें भारत के उच्च न्यायाधीश होंगे, एन वी रमन्ना, उनके नाम अब जो करंट चीफ जस्टिस हैं एस एस ए बोबडे ने उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है। हम इसके बारे में जानेंगे कि उन आखिर एक सीजीआई की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है आज की, वो ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो कि काफी समय से चर्चा का विषय में रहे हैं और एक इलेक्शन प्रक्रिया में इनका एक बड़ी अहम भूमिका आ गई है 2017 के बाद से। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में आखिर क्या कहा, क्योंकि अभी उसके ऊपर सुनवाई चल रही है उस मसले के ऊपर, क्योंकि अभी 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, और क्योंकि जो सरकार भाजपा की सरकार, ज्यादातर जो डोनेशन उन्हें मिलते हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू मिलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका प्रशांत भूषण द्वारा दायर की गई है। उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सेल ऑफ करना पॉलिटिकल पार्टीज की इलेक्शन से पहले उनको काफी प्रॉफिटेबल हो जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ी खबर है हमारी, वो ये समय है जो मॉस्को टॉक्स, जो कि मॉस्को में हुए थे, बेसिकली अफगान पीस प्रोसेस को लेके, उसके बारे में जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने हिंदू को एक खास बातचीत करते हुए उन्होंने ये बोला है कि भारत को मॉस्को टॉक्स एक बड़ी भूल थी। और चौथी जो सबसे बड़ी खबर रहेगी वो आज की, वो है कि जो एडिटोरियल है आज का हिंदू का, उसमें एक खबर थी टैक्टिकल एक्सटेंशन के बारे में। यानी भारत ने जो यूएनएचआरसी में एब्सटेन किया है, श्रीलंका यूएनएचआरसी रेजोल्यूशन को जो एब्सटेन किया है, जो रेजोल्यूशन श्रीलंका के खिलाफ था, जिसमें श्रीलंका के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन करी, और जो भी उस दौर के विक्टिम्स हैं उनको आज तक श्रीलंका ने अपनी जगह से न्याय नहीं दिया है। तो ये जो चार साथी, ये सारी खबरें हम आज आपसे करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो कि ये है भारत के एन वी रमन्ना, ये भारत के 48वें सीबीआई बनेंगे। और ये खबर इसलिए जरूरी है, आप इसको जानिए, क्योंकि भारत में सीबीआई की बहुत ही अहम भूमिका होती है, सुप्रीम कोर्ट की उच्च न्यायपालिका की बहुत ही अहम भूमिका है। तो जो आज खबर में सबसे बड़ी बातें रही हैं वो इस प्रकार से कुछ रही हैं कि सीबीआई बोबडे ने उनका नाम रेकमेंड किया है, और एज टॉप जज रमन्ना जो है वो स्पेशलाइज करते हैं, माफ करेगा, रमन्ना जो है वो स्पेशलाइज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और
क्रिमिनल और सर्विस और इंटरस्टेट रिवर लॉज में। और 1983 में उन्होंने अपना करियर एज एडवोकेट चालू किया था। सन 2000 में वो परमानेंट जज बने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में। 2003 में वो एज एक्टिंग चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी शुरुआत करी। फिर वो एलिवेट हुए बतौर चीफ जस्टिस के तौर पे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे 2013 में, और 2014 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। ये जो मैं आपको सारा खाका दे रहा हूँ, ये आज के अखबार में ये चीज रही आई हुई थी। अब हम बात करते हैं कि एक सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। ट्रेडिशनली देखिए, जो सीजीआई है उनको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी जो होती है वो, तथा जो आज के मतलब करंट जो सीजीआई होते हैं, जो जस्ट रिटायर होने वाले होते हैं, उनकी होती है। तो इस समय जैसे सीजीआई बोबडे हैं, उन्होंने इस समय इनका नाम आगे किया है, एनवी रमन्ना का नाम आगे किया है। और सीजीआई किनका नाम, कन्वेंशन जो है वो किनके नाम के प्रति वो किनके नाम को सुझाव करते हैं, जो कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनके बाद सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम वो फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, सीनियोरिटी कैसे डिटरमाइन की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, ये जरा से ये भी जानने वाली बात है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसलिए अहम बन जाता है कि आपको समझ आएगा कि कैसे एक सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायपालिका की प्रणाली काम करती है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे डेट अ जज वाज अपॉइंटेड टू द एपेक्स कोर्ट, मतलब जिस तारीख से उस जज की अपॉइंटमेंट हुई है उच्च न्यायपालिका में, और अगर मान लीजिए कि 2 जजेस की अपॉइंटमेंट एक ही दिन हुई है, और तो उसमें जो सबसे पहले जिन्होंने शपथ ली है वो सीनियर मोस्ट कहलाएंगे, और उनको सीजीआई के पद के लिए आगे उनका नाम बढ़ाया जाएगा। अगर 2 जजेस ने एक ही दिन शपथ ली है और एक ही समय पे ली है, तो उसमें जिनका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है हाई कोर्ट में, वो सबसे सीनियर मोस्ट कहलाएंगे। अब आप ये जानिए कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें कोई स्पेसिफिक प्रावधान नहीं है सीजीआई की अपॉइंटमेंट को लेके। आर्टिकल 124(1) जो है वो सिर्फ ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होने चाहिए। आर्टिकल 126 ये कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस जो है वो एक्टिंग सीजीआई, मतलब अगर आप आर्टिकल 126, माफ कीजिएगा, आर्टिकल 126 ओनली डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ एन एक्टिंग सीजीआई, यानी उसमें जो परमानेंट सीजीआई हैं उनके बारे में नहीं। मतलब एक एक्टिंग सीजीआई, मान लीजिए कि सीजीआई जो करंट सीजीआई हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनकी जगह किसी एक्टिंग सीजीआई को अगर आना है, तो आर्टिकल 126 जो है वो इस चीज के बारे में बातें करता है। अच्छा, कस्टम एंड कन्वेंशन प्ले अ सिग्निफिकेंट पार्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई इन एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो अभी तक जो पूरी प्रणाली चलती आई है वो कस्टम और कन्वेंशन के ऊपर ही रही है, उसी ने ही एक अहम भूमिका निभाई है। कोई लिखित नियम नहीं है। ये इस तरीके से देखिए प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर टू अपॉइंट सीजीआई इज लेड आउट इन मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। ये एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में ये अपॉइंटमेंट का जो है उनका पूरा प्रणाली जो है वो लिखी हुई है। एमओपी इज बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। एमओपी जो है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है, वो एक गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच का एक दस्तावेज है। एमओपी जो है वो लॉ मिनिस्ट्री द्वारा फॉरवर्ड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट को। लॉ मिनिस्ट्री यानी और फिर लॉ मिनिस्ट्री जो आउटगोइंग सीजीआई यानी जो करंट सीजीआई है उनसे पूछती है कि आप किसको रेकमेंड करना चाहते हैं अगले सीजीआई के तौर पर। सीजीआई फिर अपनी रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्ट्री को भेजते हैं, और अगर किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो फिर वो कोलिजियम से संपर्क कर सकते हैं। सीजीआई अपने कोलिजियम से, जो 5 जजेस का एक कोलिजियम होता है, उनसे वो संपर्क कर सकते हैं। बट आपको ये बात याद रखनी है कि इसमें जो सीजीआई है, मतलब कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि वो उन्हें अपने कोलिजियम से बात ही करनी है। फिर जब सीजीआई की रिकमेंडेशन को जब लॉ मिनिस्ट्री रिसीव करती है तो वो उसे प्रधानमंत्री के पास फॉरवर्ड करते हैं। प्रधानमंत्री फिर वो उस रिकमेंडेशन को राष्ट्रपति के पास आगे बढ़ाते हैं, और फिर राष्ट्रपति जो है वो सीजीआई को शपथ दिलवाते हैं। तो इस तरीके से भारत में उच्च न्यायाधीश के पद का चुनाव होता है।
अब आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट यानी भारत की उच्च न्यायपालिका ने आप दोस्तों ये बात जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से यानी कोर्ट से रिलेटेड बड़ी खबरों का काफी एक अहम रोल रहता है यूपीएससी के एग्जाम्स में। ये जो खबर है आज की वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स कंसर्न ओवर मिसयूज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या चीज है? आप ये चीज जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो आज की डेट में जो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन मिलता है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू मिलता है। और इस चीज को लेके इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके क्योंकि इसके नियमों में 2017 में काफी परिवर्तन किया गया था, तो काफी सुप्रीम कोर्ट के मन में अभी काफी संशय है इस चीज को लेके। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कल बातें जो कही उसमें कुछ बातें इस प्रकार से हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज कुड मिसयूज क्रोड्स टू बैंकरोल वायलेंट प्रोटेस्ट और टेरर। यानी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाली रकम का काफी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, एक वायलेंट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या किसी तरीके का टेरर इंसिडेंट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने काफी बड़ा वक्तव्य है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से ये कहा कि इज देयर एनी कंट्रोल ओवर हाउ दीज डोनेशंस वर यूज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी? क्या किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल है कि किस तरीके से इन डोनेशंस का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं? क्योंकि अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके काफी छूट मिली हुई है डोनर को और पॉलिटिकल पार्टीज को, तो जिसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत ही क्वेश्चनेबल हो जाती है। पार्टीज कैन यूज द फंड्स फॉर एक्टिविटीज आउटसाइड देयर पॉलिटिकल एजेंडा। और ये बात लाजमी है कि बड़े पैसे काफी पैसे होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने निजी स्वार्थ के लिए उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अपने पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द गवर्नमेंट टू लुक इनटू दिस एस्पेक्ट। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 2017 में ये इंट्रोड्यूस किया था फाइनेंस बिल द्वारा और ये नोटिफाई हुआ था 2018 में। इसके पीछे का जो आइडिया बेसिकली रहा वो ये रहा कि जो फंड्स कलेक्ट किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के वो क्लीन हो, लेकिन इसमें भी कई समस्याएं हैं। अब देखिए, जैसे कुछ पहले फीचर्स जान लेते हैं फिर उसके बाद हम इनकी समस्याओं पे आएंगे। जैसे दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय नोटिफाइड बैंक्स, मतलब एसबीआई के द्वारा ये नोटिफाई किए जाते हैं। ये बैरल बॉन्ड्स की तरह होते हैं, इसे एसबीआई नोटिफाई करता है। डोनर में अप्रोच दीज बैंक्स एंड परचेज द बॉन्ड्स। जो डोनर है वो डायरेक्टली बैंक के पास जाएगा और वो इन बॉन्ड्स को खरीद सकता है। डोनर परमिटेड टू बाय बॉन्ड्स थ्रू चेक डिजिटल पेमेंट। और डोनर को सिर्फ अनुमति है इन बॉन्ड्स को चेक और डिजिटल पेमेंट के थ्रू खरीदने की। आइडेंटिटी ऑफ डोनर्स इज प्रोटेक्टेड, क्योंकि वो चेक और डिजिटल पेमेंट के थ्रू वो इन बॉन्ड्स को खरीदेगा तो उनकी आइडेंटिटी जो है वो प्रोटेक्टेड है। डोनर डोनेट दीज बॉन्ड्स टू द पॉलिटिकल पार्टी। इन बॉन्ड्स को खरीदने के बाद जो वो पॉलिटिकल पार्टी को इनको डोनेट कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टी विल इनकैश इनटू द अकाउंट रजिस्टर्ड विद द ईसीआई। पॉलिटिकल पार्टी फिर जो उनको ये बॉन्ड्स मिले हैं वो इनको इनकैश करवा सकता है, जो कि अकाउंट इनका रजिस्टर्ड है, बैंक खाता जो इनका रजिस्टर्ड है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। अब ये जान लेते हैं, हमने बात करी थी कि कुछ इनको लेके चिंताएं हैं काफी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, तो क्या कंसर्न्स हैं वो जरा जान लेते हैं। कि देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन पॉलिटिकल पार्टी टू रिवील द नेम ऑफ डोनर। कोई भी बाध्यता नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर कि वो डोनर के नाम को रिवील करें। There is no obligation on donor to reveal the name of the party which has donated basically. So ये भी कोई बाध्यता नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कि वो डोनर पे भी कि वो किसी जिस पार्टी को उसने डोनेट किया है उसका नाम वो बताए। क्योंकि पहले क्या होता था कि आपको सारा अपना लेखा जोखा देना पड़ता था, आपके बैंक अकाउंट में वो सारी चीजें अगर आप चेक और इन सब चीजों के थ्रू देते थे। लेकिन अब ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को, बड़ी फर्म्स को, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को अब ये डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ता है। और इसकी वजह से क्या एक प्रॉब्लम है जो सबसे बड़ी वो ये है कि ये चीज कीप देयर शेयर होल्डर्स इन ब्लाइंड स्पॉट। जो शेयर होल्डर्स हैं वो ब्लाइंड स्पॉट में रह जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी समस्या है। और एनी कंपनी इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 3 years कैन डोनेट। 3 साल से ज्यादा जिस कंपनी को हो गया है वो डोनेट कर सकता है।
अनलिमिटेड डोनेशंस कैन बी डन थ्रू शेल कंपनीज। अब आप जान ही सकते हैं कि कोई भी कंपनी जो 3 साल से एग्जिस्टेंस में है वो इनको डोनेट कर सकती है और अनलिमिटेड डोनेशंस किए जा सकते हैं। तो मतलब कोई भी एक फर्जी कंपनी बना के, वो शेल कंपनी बना के, उनके थ्रू ये बॉन्ड्स खरीदवा के आप समझ सकते हैं कि उस डोनेशंस की जा सकती हैं, क्योंकि देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन पॉलिटिकल पार्टी टू रिवील द नेम ऑफ द डोनर और नो ऑब्लिगेशन ऑन डोनर टू रिवील द नेम ऑफ द पार्टी विच इट हैज डोनेटेड। तो ये बड़ी समस्या है। Bonds are always they are always bought via SBI. That way government is always aware about the donor. जो बॉन्ड्स हैं वो हमेशा एक जो डोनर है वो एसबीआई से खरीदेगा, तो इसलिए जो बैंक्स हैं वो इस बारे में अवेयर रहेंगे। अब आते हैं अपनी तीसरी सबसे बड़ी खबर पे कि इंडिया एक्सक्लूडेड फ्रॉम मॉस्को टॉक्स। अब आप ये जान लीजिए कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये क्लेम किया है कि भारत को मॉस्को टॉक्स, जो अभी रिसेंटली अफगान पीस प्रोसेस में इन्वॉल्व जितने स्टेक होल्डर्स हैं, यानी यूएस, रशिया, चाइना, ये जितने स्टेक होल्डर्स हैं आपके, इन सब लोगों, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, इन सब लोगों ने इस मॉस्को टॉक में पार्टिसिपेट किया। मतलब चाइना, रशिया और यूएस ने, और भारत को इसमें बाहर छोड़ दिया गया। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया शुड हैव बीन इंक्लूडेड बाय चाइना, रशिया, यूएस ट्रायोका दैट मेट इन मॉस्को विद रीजनल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि भारत को इन तीनों मुल्कों द्वारा इस रीजनल टॉक में बुलाना चाहिए था, बट इसका अफगानिस्तान क्यों ये चाहता था कि न्यू दिल्ली को इस टॉक्स में रखा जाता है, इंक्लूड किया जाता है, इस पीस प्रोसेस का एक अहम हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है गनी, उन्होंने एक एजेंडा फॉरवर्ड किया है। क्योंकि नॉर्मली अभी तक क्या हुआ है, ये जो अफगान पीस प्रोसेस का जो डायलॉग चल रहा है, टॉक्स चल रही है, इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि ये यूएस लेड हो गया है टॉक, और इसमें यूएस और तालिबान का डोमिनेशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, इंट्रा अफगान टॉक्स में यूएस और तालिबान ने एक पीस ट्रीटी साइन करी थी। उस पीस ट्रीटी के हिसाब से इस साल के मई 1 तक यूएस को अपनी सारी ट्रूप्स को अफगानिस्तान से बाहर विड्रॉ करना है। अब क्योंकि डेट नजदीक है, तो प्रेसिडेंट बाइडेन, जिन्होंने अभी स्वेरिन किया है, अभी थोड़े दिन पहले वो सरकार सत्ता में आए हैं, सत्ता में काबिज होने के बाद उन्होंने सबसे पहला जो काम किया उसमें एक नया प्रपोजल बनाया, और नए प्रपोजल के हिसाब से उन्होंने ये बोला है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की जाए, जिसमें अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान मिलके सरकार चलाए देश में। बट ये बात प्रेसिडेंट गनी को और रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अफगानिस्तान की, ये बात उन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि तालिबान जो है वो एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, सबसे बड़ी चौंकाने की बात क्या है कि जो प्रेसिडेंट गनी का ये जो इलेक्शन का प्रपोजल है, इसको तालिबान ने भी रिजेक्ट कर दिया है। और गनी का ये प्रपोजल जो है, ये बाइडेन के प्रपोजल से बिल्कुल अलग है। अब ये अफगान पीस टॉक बेसिकली आप ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 मई तक उनका ये पूरा जो विड्रॉल का प्रोसेस है, जो उनकी बची हुई लगभग 2,500 से लेकर 5,000 के आसपास तक उनकी जो फौज है अभी यूएस की अफगानिस्तान में, वो उसको कंप्लीटली विड्रॉ करना चाहते हैं। उसके कई कारण हैं। देखिए, सन 2001 में यूएस ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था, ये ट्विन टावर्स पे अटैक के बाद। अब उसके बाद से यूएस ने अब तक $2 ट्रिलियन खर्च कर दिए हैं अफगानिस्तान में, जिसमें से $1.5 ट्रिलियन तो उन्होंने सिर्फ जंग में खर्च किए हैं, और बाकी जो लगभग $500 बिलियन के आसपास का खर्चा है वो उन्होंने अफगानिस्तान की सिटीज को और उनके एजुकेशन सिस्टम को और उसको रीबिल्डिंग में उन्होंने लगाया है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से नहीं। अब ये काफी मोटी रकम है। अगर आप सच्चाई में देखें तो भारत की जो इकोनॉमी थी वो भी पिछले साल तक वो $2.7 ट्रिलियन की है, ठीक है, और यूएस ने सिर्फ इतना पैसा पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में जंग में खर्च किया है। अफगान पीस प्रोसेस स्टार्टेड अंडर फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं आप देख ही सकते हैं, अफगान गवर्नमेंट, तालिबान, यूएस, चाइना, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया। अब इसमें पाकिस्तान की क्या भूमिका है ये मैं आपको बताऊंगा।
इसमें ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान आखिर इसमें कर क्या रहा है। अब देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि भारत का स्टैंड इस पीस प्रोसेस में क्या है। भारत अभी तक बहुत दूर दूर से इस पूरे पीस प्रोसेस में नजर आया है, वो कहीं करीब नहीं गया है। और ऐसा आखिर क्यों है कि भारत इतना दूर दूर रहा है इस पूरे पीस प्रोसेस में? उसके कई कारण हैं। देखिए, इंडिया ने हमेशा ये बोला है कि ये पीस प्रोसेस एक अफगान लेड और अफगान ओन्ड होना चाहिए और अफगान कंट्रोल्ड होना चाहिए। इंडिया ये भी चाहता है कि डेमोक्रेसी जो है वो प्रिवेल करे अफगानिस्तान में और थ्राइव करे। वो ये नहीं चाहता कि अफगानिस्तान सन 2001 के पहले का अफगानिस्तान, जिसे तालिबान और रूल करता था, वो दोबारा से बन जाए। इंडिया विल नॉट लाइक तालिबान टू कंट्रोल थिंग्स इन अफगानिस्तान, इट विल ओनली स्ट्रेंथन पाकिस्तान पोजीशन। वो अफगानिस्तान में तालिबान को चीजों में कंट्रोल नहीं करते हुए देखना चाहता है। उसका ये रीजन है सबसे बड़ा कि तालिबान की जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, तालिबान और पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध काफी अच्छे हैं। यहाँ तक कि इमरान खान को अगर सच्चाई बोली जाए तो कई लोग तालिबान खान के नाम से भी जानते हैं उनको। और यही एक वजह है कि जिस वजह से क्योंकि उन्होंने ही इस पीस प्रोसेस को काफी बढ़ चढ़ के, इमरान खान आगे आए हैं, यूएस के साथ बात कर रहे हैं। और उसका भी रीजन मैं अभी आपको नक्शे के साथ समझाऊंगा कि क्या रहा है। तो वो लगातार भारत की ये कोशिश रही है कि वो अफगानिस्तान में तालिबान को ज्यादा स्ट्रेंथन ना होने दे, क्योंकि उसको ये डर है कि पाकिस्तान तालिबान के टेरर कैंप्स का इस्तेमाल अपने टेररिज्म को फैलाने के लिए कश्मीर में इस्तेमाल कर सकता है उसका। क्योंकि अगर आप नक्शे को देखेंगे, हम नक्शे पे चलते हैं, तो ये देखिए, ये आपका अफगानिस्तान है और ये भारत का कश्मीर है और ये बीच में पाकिस्तान है। तो आप इस चीज को समझिए कि अफगानिस्तान का ये जो नदर्न फ्रंटियर है, यहाँ पे इस समय तालिबान पूरा काबिज है। और इस समय तालिबान के जो लड़ाके हैं, ये इनके लिए कश्मीर तक आना एक बहुत ही बड़ी चुनौती नहीं है। तो इसलिए भारत ये नहीं चाहता है कि तालिबान बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथन हो वहां पे। और इसी हिसाब से इंडिया ने इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही जोर शोर से किया है। इंडिया ने लगभग $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में किया। वहां पे उन्होंने नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए, कई स्कूल्स, वहां की पुलिस को ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ के लोग। तो इस तरीके से इंडिया अपना एक इनिशिएटिव जिस तरीके से वो लगा रहा है और कोशिश। और देखिए, अफगानिस्तान का पीसफुल रहना इस पूरे रीजन के लिए बहुत जरूरी है। आप ये समझिए कि पाकिस्तान जो है ये एक तरीके से सेंट्रल एशिया का गेटवे है और अफगानिस्तान भी उसी तरीके से एक सेंट्रल एशिया का गेटवे है। अगर अफगानिस्तान में लगातार चीजें बिगड़ती चली जाएंगी तो ना ही वो ईरान के लिए अच्छा रहेगा, ना ही वो पाकिस्तान के लिए अच्छा रहेगा, ना ही वो इंडिया के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर अफगानिस्तान में जिस तरीके से पहले की तरह, अगर जिस तरीके से तालिबान को जब 2001 में यूएस ने खदेड़ा था, उस तरीके का अगर माहौल रहा, तो ये सभी मुल्कों के लिए, सभी रीजनल प्लेयर्स के लिए बड़ी दिक्कत की बात है। यहाँ तक कि चाइना के लिए भी एक बड़ी समस्या हो जाएगी। अब हम आते हैं अपनी आज की सबसे आखिरी खबर पर, टैक्टिकल एक्सटेंशन की बात, जो भारत ने एक्सटेंड किया यूएनएचआरसी रेजोल्यूशन में वोट डालने से, उसके बारे में। अब इंडिया ने ऐसा क्यों किया और आखिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो इंडिया ने एक तरीके से अपनी अनविलिंगनेस जाहिर की अपने नेबर को अपसेट करने में। श्रीलंका भारत का एक बहुत ही अहम नेबर है। अब आप इस नक्शे में आइए और इस नक्शे में ये देखिए कि श्रीलंका का जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही जरूरी है। ये रहा श्रीलंका का, और ये देख रहे हैं आप इंडियन ओशन पूरा। श्रीलंका का जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही जरूरी है और श्रीलंका में इस समय चाइना का इंटरफेरेंस बहुत ही जबरदस्त है। और पिछले कुछ सालों में एक जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट है वो श्रीलंका में काफी बढ़ गया है। लेकिन फिलहाल भारत की सरकार श्रीलंका की इंपॉर्टेंस को समझती है और वो ये जरूर चाहती है कि श्रीलंका भारत के संबंध अच्छे रहे। तो इंडिया ने एक्सटेंड जरूर किया है, लेकिन उसने एक तरीके से इस एक्सटेंशन से ये भी बताया है कि श्रीलंका उसके लिए कितना जरूरी है। कई लोगों का मानना है कि भारत ने एब्सटेन करके, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही हिंदू को एक इंटरव्यू देते हुए श्रीलंका के फॉरेन सेक्रेटरी ने यह साफ कहा था कि वे भारत से एक्सटेंशन की भी उम्मीद नहीं कर रहे, वे भारत से श्रीलंका के फेवर में वोट की आकांक्षा रखते हैं।
लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने अपने आप इसको एब्सटेन किया। उसका एक रीजन ये है कि देखिए, श्रीलंका में जो उनकी लड़ाई थी, जो उनकी अंदर अंदरूनी वॉर थी एलटीटीई के खिलाफ, जो श्रीलंकन तमिल्स जो एक माइनॉरिटी है वहां पे, उनके खिलाफ, उसमें बहुत ही कत्लो-गारत हुई। और उस कत्लो-गारत में सबसे बड़ी चीज ये हुई कि वहाँ के माइनॉरिटीज के साथ काफी वहाँ की फौज ने और वहाँ के काफी हुक्मरानों ने काफी गलत किया, और जिसकी वजह से काफी लोगों की जिंदगियां वहाँ बर्बाद हुई। अ, जो राजपक्षा गवर्नमेंट है अभी एट प्रेजेंट, ये यूएन रेजोल्यूशन जो था, ये राजपक्षा गवर्नमेंट ने कई ऐसे 25 लोगों को वॉर क्राइम्स से बिल्कुल फ्री कर दिया था, विंडिकेट कर दिया था, जिनका एक क्लियर कट रोल रहा था उस वॉर में। अब आप ये देखिए कि श्रीलंका एक बहुत ही जिद्दी मुल्क रहा है, और अभी तक उसने किसी भी तरीके की अकाउंटेबिलिटी से अपने आप को मतलब एक तरीके से पल्ला झाड़ा है कि हाँ, जो वहाँ के लोग जिनके साथ अन्याय हुआ उनको न्याय देने से भी उसने अपने आप को मना किया। जो सिंहला कम्युनिटी है, जो वहाँ की मेजोरिटी कम्युनिटी है, और उसने, और एक तरीके से इंडिया ने ये एक्सटेंशन के थ्रू एक डिप्लोमेटिक स्पेस को बचा के रखा है। अब आते हैं हम इस खबर ये कि ये इंडिया का इससे पहले क्या स्टैंड रहा था, और ये जो यूएन रेजोल्यूशन है, या आखिर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन ने क्यों इसको अडॉप्ट किया था। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो फाइनल फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था एलटीटी के, उसमें बहुत ही जबरदस्त कत्लेआम मचा था। और इंडिया ने जो अभी तक ये 3 बार इसमें वोटिंग हो चुकी है, जो तीसरी बार है इसमें भी भारत ने एब्सटेन किया, 2014 में दूसरी बार था उसमें भी भारत ने एब्सटेन किया था, और 2012 में पहली बार था, तब इंडिया ने इसके खिलाफ श्रीलंका के खिलाफ इस रेजोल्यूशन में वोट डाला था। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे भले ही भारत ने 2012 में श्रीलंका के खिलाफ वोट डाला हो, लेकिन एक चीज ये याद रख लीजिए कि इसमें भी भारत ने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने इस रेजोल्यूशन में श्रीलंका जो वहाँ की ये देखिए, मैंने जो यहाँ पे मेंशन किया है कि पॉइंट कि श्रीलंका में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा, और श्रीलंका की मर्जी के बिना किसी भी रेजोल्यूशन के मूव पर कोई भी काम नहीं किया जाएगा। तो इस चीज को भारत ने मेक श्योर किया था कि जब 2012 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ उस रेजोल्यूशन में वोट डाला, तो वो उस रेजोल्यूशन का पार्ट रहे। तो ये सारी चीजें थी। तो दोस्तों, आज का वन स्टॉप करंट अफेयर्स का द हिंदी एनालिसिस यहीं खत्म होता है। कल सुबह मैं आपके साथ 8:30 बजे जुड़ूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।